नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, कहा कि गवर्नमेंट के पास किसी संकट का समाधान नहीं है। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना मामले और जीडीपी पर राहुल गांधी ने सरकार पर किया कटाक्ष, कहा हर गलत दौड़ में देश को आगे कर दिया है मोदी ने। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रघुराम राजन का बड़ा बयान आया है, जो कि आरबीआई के पहले गवर्नर थे। उन्होंने कहा है कि और ज्यादा खराब हो सकते हैं देश के आर्थिक हालात। जी हां दोस्तों, आर्थिक संकट इस वक्त देश में मंडरा रहा है और इसको लेकर बड़ा बयान दे दिया है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गवर्नमेंट के पास किसी संकट का समाधान नहीं, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश को संकट में तो पहुंचा देती है, लेकिन समस्या के समाधान की उसके पास कोई योजना नहीं होती है। श्री गांधी ने सोमवार को यहां कहा कि यह सरकार समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करने की बजाय गलत दौड़ में शामिल हो जाती है और गलत तरीके से अपनी उपलब्धियां गिनाने लगती है। कोरोना महामारी और वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी में भी वह यही कर रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने की बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौड़ में देश आगे है, कोरोना संक्रमण के आंकड़े हो या जीडीपी में गिरावट। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर भी पोस्ट की जिसमें लिखा है, कोरोना के बिगड़ते हालात, कफन के लिए लग रही है कतार, बेचने वाले बोले जीवन में ऐसी पहली बार देखा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना मामले और जीडीपी पर राहुल गांधी ने सरकार पर किया कटाक्ष, कहा हर गलत दौड़ में देश आगे है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट को लेकर सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मौजूदा समय में देश हर गलत दौड़ में आगे है। बता दें कि देश में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। वहीं जीडीपी में 23.9% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने के बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौड़ में देश आगे है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े हो या जीडीपी में गिरावट, भारत की आर्थिक विकास दर में अप्रैल से जून की तिमाही में रिकॉर्ड गिरावट आई है। इस अवधि में देश के सकल घरेलू उत्पाद में 23.9% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस तिमाही में 2 महीने यानी अप्रैल और मई में लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप रही है और जून में भी इसमें थोड़ी ही रफ्तार मिल पाई। इससे पहले राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, जीएसटी कोई कर प्रणाली नहीं बल्कि भारत के गरीबों और छोटे एवं मझोले व्यवसायों पर हमला है। उन्होंने सभी से इसके खिलाफ खड़े होने की अपील की। गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार देते हुए कहा कि यह भारत की असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा हमला है और यह पूरी तरह से विफल रहा है। उन्होंने पहले कहा था कि नोटबंदी अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र पर पहला हमला था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रघुराम राजन बोले, और ज्यादा खराब हो सकते हैं देश के आर्थिक हालात। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में अभी और ज्यादा गिरावट आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में रघुराम राजन ने कहा है कि जीडीपी में जिस तरह की गिरावट दिखी है उसको लेकर सरकार को बहुत गंभीरता से कदम उठाने होंगे। अगर जरूरी कदम न उठाए गए तो और ज्यादा नुकसान आर्थिक मोर्चे पर देश का होगा। जीडीपी के आंकड़े हमारे लिए अलर्ट। रघुराम राजन का कहना है कि देश की जीडीपी के आंकड़ों को देखकर सरकार को अलर्ट हो जाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका और इटली से भी ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि अमेरिका और इटली कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित होने वाले प्रमुख देश हैं। उन्होंने कहा कि जब इनफॉर्मल सेक्टर के आंकड़े जोड़े जाएंगे तो इकोनॉमी में 23.9% की गिरावट और बदतर हो सकती है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में ज्यादा नुकसान हुआ है। राजन ने कहा, सरकार ने अब तक जो राहत दी है वह नाकाफी है। सरकार भविष्य में प्रोत्साहन पैकेज देने के लिए आज संसाधनों को बचाने की रणनीति पर चल रही है, जो आत्मघाती है। सरकारी अधिकारी सोच रहे हैं कि वायरस पर काबू पाए जाने के बाद राहत पैकेज देंगे। वे स्थिति की गंभीरता को कमतर आंक रहे हैं। तब तक इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो जाएगा। राहत के अभाव में छोटी और मझोली कंपनियां अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाएंगी, उनका कर्ज बढ़ता जाएगा और अंत में वे बंद हो जाएंगी। इस तरह जब तक वायरस पर काबू होगा तब तक इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीएसएफ डीजी बोले, सीमा पर चीन पाकिस्तान रच रहे साजिश, सतर्क रहना जरूरी। जी हां दोस्तों, देश इस समय कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान सीमा पर लगातार तनाव बढ़ाए हुए हैं। इसी बीच भारत के बीएसएफ डीजी राकेश अस्थाना ने एलओसी का दौरा किया है। अपने दौरे के बाद बीएसएफ डीजी का कहना है कि हमारा पड़ोसी देश हमारे लिए खतरा बने हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, चिराग पासवान का एक और पत्र जिसका जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं। जी हां दोस्तों, चिराग पासवान के एक पत्र का जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं है। दलितों ने चिराग पासवान के सामने नीतीश कुमार के फैसले पर उठाए सवाल हैं, जिसके बाद चिराग ने नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। चिराग पासवान ने कहा है कि यदि चुनावी घोषणा नहीं है तो पिछले 15 साल में जितने भी दलितों की हत्याएं हुई हैं उन सभी के परिजनों को सरकार नौकरी दे। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने दलित की हत्या होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि SC/ST समाज का कहना है कि इसके पूर्व 3 डिसमिल जमीन देने का वादा भी सरकार ने पूरा नहीं किया था, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति समाज को निराशा हुई थी। हत्या एक अपराध है और अपराधियों में डर न्याय प्रक्रिया का होना चाहिए ताकि हत्या जैसे जघन्य अपराध से बचें। चिराग पासवान ने नीतीश से कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति ही नहीं बल्कि किसी वर्ग के किसी भी व्यक्ति की हत्या ना हो। इस दिशा में भी कठोर कदम उठाने की जरूरत है। पिछले 15 सालों में जितने भी SC/ST समुदाय के लोगों की हत्या के मामले न्यायालय में लंबित हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा जाए। इन दोनों मांगों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी सहमत है। लोजपा की यह मांग मांगने से सरकार पर संपूर्ण बिहार का विश्वास बढ़ेगा, अन्यथा जनता इसको मात्र चुनावी घोषणा मानेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हम के पोस्टर में चिराग को छोड़ पूरा एनडीए। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की डोर से बंधे दलों के बीच प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एनडीए के घटक दल एलजेपी और हम के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। चिराग के नारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के जवाब में मांझी की पार्टी ने फर्स्ट बिहार नीतीश कुमार का नारा दिया है। पोस्टर में चिराग पासवान और उनकी पार्टी को छोड़कर पूरा एनडीए है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को सीएम नीतीश से मुलाकात के दूसरे दिन सधे और सटीक अंदाज में जो तीर छोड़ा है उसे जेडीयू की परिपक्व रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। 4 सितंबर को एलजेपी ने पोस्टर जारी किया था। ध्येय वाक्य था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसमें बिहार की माटी से जुड़े सियासी हस्तियां के फोटो हैं। पार्टी के प्रमुख सांसद नेता के साथ आदमकद में चिराग की तस्वीर है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पोस्टर की पंचलाइन है, फर्स्ट बिहार नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने पर बधाई। के इस पोस्टर में चिराग को छोड़कर पूरा एनडीए है। पोस्टर में एक और पीएम तो दूसरी ओर सीएम की समान आकार में तस्वीर है। इनके बीच में डिप्टी सीएम सुशील मोदी के साथ हम पार्टी के पदाधिकारियों की तस्वीरें हैं। पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि पोस्टर में केवल उनको जगह दी है जो नीतीश के काम में विश्वास रखते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए के खिलाफ बिहार में चल रही आंधी, महागठबंधन के साथ है लेफ्ट पार्टियां। जी हां दोस्तों, सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा है कि विधानसभा के चुनाव में एनडीए को शिकस्त देने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। एनडीए के कार्यकलापों से लोगों में भारी नाराजगी है और उनके खिलाफ राज्य में आंधी चल रही है। महागठबंधन के साथ सभी वाम शक्तियां चुनाव में उतरने को कमर कस ली है। पार्टी ने बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली, किसानों की कंगाली, भ्रष्टाचार, अपराध आदि को चुनावी मुद्दा बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने परिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजद के साथ सीट बंटवारे पर बात चल रही है। एक साथ चुनाव मैदान में उतरने की सैद्धांतिक सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1995 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के साथ गठबंधन में सीपीआई 52 सीटों पर लड़ी थी, जिनमें 26 पर जीत हासिल हुई। 6 सीटों पर सीपीएम की जीत हुई थी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के साथ सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय लेने लिए सीपीआई की वार्ता कमेटी को अधिकृत कर दिया गया है। राज्य सचिव राम नरेश पांडे के नेतृत्व में गठित इस टीम में ओम प्रकाश नारायण, राम बाबू कुमार और अवधेश राय शामिल हैं। चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी के राज्य कार्यकारिणी और जिला सचिवों की 2 दिवसीय बैठक रविवार को संपन्न हुई। इस बैठक में सभी जिलों के पार्टी के मंत्री शामिल थे। सभी को अपने अपने क्षेत्र में चुनाव की तैयारी शुरू करने को कहा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में जातियों को लुभाने का खेल शुरू, क्या नीतीश का विकास का मॉडल खोखला है? जी हां दोस्तों, क्या विकास का नीतीश मॉडल खोखला है? क्या नीतीश को अपने काम और गुड गवर्नेंस पर भरोसा नहीं? अगर है तो फिर वे बार बार जातीय कार्ड क्यों खेल रहे हैं? नीतीश कुमार ने चुनाव से एंड पहले घोषणा की कि किसी दलित की हत्या पर उसके आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाएगी। नीतीश की इस घोषणा को चुनावी चाल कहा जा रहा है। विरोधी दलों का सवाल है कि अगर नीतीश को दलितों की इतनी ही चिंता थी तो उन्होंने इसे 2015 में क्यों नहीं लागू किया? अब जब विधानसभा का चुनाव होना है तो वे वोट के लिए दांव खेल रहे हैं। नीतीश के विकास दावा ढकोसला है। जातिवाद के नाम पर ही उनकी राजनीति चलती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की सियासत के लिए आज बड़ा दिन। पटना में नीतीश की रैली, दिल्ली में चिराग की बैठक।
जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बड़ा दिन साबित होने वाला है। कयास तो यह भी है, बिहार की सियासत ही की कुछ धुंधली तस्वीरें भी साफ हो सकती है। पटना में सीएम नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली है। दूसरी तरफ लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने दोपहर 2 बजे दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। चिराग पासवान की इस बैठक को लेकर पहले से यह कयास लग रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वे बैठक में कोई बड़ा फैसला चुनाव और गठबंधन को लेकर ले सकते हैं। चिराग पासवान की बैठक और नीतीश कुमार की वर्चुअल रैली पर सबकी नजर अब इसलिए भी होगी क्योंकि चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। SC/ST को लेकर जो फैसला बिहार सरकार ने किया है, चिराग पासवान ने चुनावी घोषणा बता दिया है। नीतीश कुमार को बकायदा चिट्ठी लिखकर चिराग पासवान ने उनके फैसले पर सवाल उठाए हैं। जाहिर है चिराग पासवान इस हमले के बाद JDU और LJP के बीच की कड़वाहट और बढ़ गई है। यह सवाल भी है कि क्या नीतीश कुमार कल की वर्चुअल रैली में चिराग पासवान को भी जवाब देंगे, जैसा वे अक्सर करते हैं, बिना नाम लिए अपने ऊपर हमला करने वाले लोगों का जवाब देते हैं या तंज कसते हैं। दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि चिराग पासवान के ताज़ा हमले में यह साफ है कि उनके तेवर नहीं बदले हैं और वे नीतीश कुमार से आर पार की लड़ाई लड़ने की जिद पर अड़े हैं। ऐसे में क्या दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद वाकई चिराग पासवान कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और आज जो हमला उन्होंने नीतीश कुमार पर किया है उसे इसी का संकेत माना जाए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, लालू बोले ये जो बिहार पर भार है नीतीश कुमार है। जी हां दोस्तों, बिहार में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। आयोग के रुख से यह बात स्पष्ट हो गई है कि कोरोना काल की वजह से चुनाव टलने वाला नहीं है, लिहाजा सूबे में सियासत भी गर्मा गई है। चुनावी जुमलों और नारों का सिलसिला तेज हो चला है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है का नारा देकर सत्ता में आई महागठबंधन के साझेदार नीतीश कुमार की पार्टी JDU के NDA संग मिलकर सरकार बनाने के बाद राजद CM नीतीश के उसी चुनावी नारों पर हमलावर है। राजद सुप्रीमो और चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के ट्विटर अकाउंट से CM नीतीश कुमार के बहुचर्चित नारे पर हमला बोला गया है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है के तर्ज पर नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए राजद सुप्रीमो ने कहा है ये बात तो पक्की है, जो बिहार पर भार है नीतीश कुमार है। इस नारे के साथ ही लालू यादव के ट्विटर अकाउंट से बिंदुवार नीतीश सरकार के कमियों को उजागर किया है। इससे पहले लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट कर नीतीश कुमार पर उनके इसी नारे के तर्ज पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को पटना में शराब माफियाओं और पुलिस के बीच हुई गोलीबारों को लेकर तंज कसते हुए बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राजद नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार में बहार है, शराब की लड़ाई में राजधानी के बीचों बीच गोलियों की बौछार है, जोर से कहिए नीतीश कुमार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप ने बदल ली विधानसभा सीट, महुआ की बजाय अब हसनपुर से लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपनी विधानसभा सीट बदलने का फैसला कर लिया है। तेज प्रताप यादव फिलहाल महुआ विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन विधानसभा का अगला चुनाव वह हसनपुर विधानसभा से लड़ने जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव के सीट बदलने को लेकर लंबे वक्त से अटकलें लग रही थी, लेकिन अब खुद उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है। तेज प्रताप यादव ने थोड़ी देर पहले अपने ट्विटर हैंडल पर हसनपुर विधानसभा सीट को लेकर एक बैनर शेयर किया है। इस पोस्टर को शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वह 7 सितंबर को हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं, जहां पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से वह तेज संवाद करेंगे। तेज प्रताप यादव महुआ की बजाय हसनपुर सीट से ही विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने रिप्स पहुंचकर अपने पिता और RJD सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की थी। उसके बाद से लगातार ये चर्चा जोरों पर थी कि तेज प्रताप को हसनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं और अब बिल्कुल वैसा ही होता दिख रहा है। RJD के अंदरूनी सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव भी यह नहीं चाहते थे कि तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़े। महुआ में तेज प्रताप को कड़ा मुकाबला झेलना पड़ सकता था, लिहाजा उनके लिए एक सेफ सीट की तलाश थी। हालांकि जून के महीने में तेज प्रताप के बख्तियारपुर से चुनाव लड़ने की भी चर्चा थी, लेकिन आखिरकार वह हसनपुर में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में सरकार के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा विपक्ष। जी हां दोस्तों, विपक्षी दल संसद में सरकार को कोरोना से निपटने, अर्थव्यवस्था और राज्यों को GST क्षतिपूर्ति, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक साथ मिलकर घेरने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों ने इस बारे में बताया है। 14 सितंबर से शुरू हो रहा है मानसून सत्र। उन्होंने बताया कि विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा संसद के दोनों सदनों में सरकार के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोलने के लिए इस सप्ताह बैठक कर एक संयुक्त रणनीति बनाने की
संभावना है। कोविड-19 महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस बार सदन की बैठक के लिए कई बदलाव भी किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 8 सितंबर को पार्टी के रणनीति समूह की बैठक बुलाई है। विपक्षी नेता चाहते हैं कि समान सोच वाले दलों को संसद में सरकार को घेरने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर तालमेल से काम करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और झामुमो के हेमंत सोरेन जेईई, नीट और जीएसटी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों की हालिया बैठक के दौरान यह विचार व्यक्त कर चुके हैं। कांग्रेस की रणनीति बनाने वाला समूह एक बार बैठक कर चुका है और इस दौरान सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, संपर्क के सहयोगियों और समान सोच वाले दलों से संपर्क करने को कहा गया है ताकि संसद के बाहर और भीतर सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाई जाए। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने पूर्व में कहा था कि समान सोच वाले विपक्षी दल संसद में एक साथ काम करेंगे और जनता के मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने कहा था कि संसद में ऐसे दलों के बीच आपसी तालमेल होगा। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने रविवार को कहा कि विपक्ष की संयुक्त रणनीति के लिए विचार विमर्श चल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व मंत्री का दावा है कि भाजपा आरएसएस के इलेक्शन सर्वे से डर गई है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हैं। भाजपा नेता लगातार इलाके में डेरा डाले हुए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक बड़ा दावा किया है। आरएसएस के आंतरिक सर्वे से भाजपा डरी हुई है। कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद विधानसभा उपचुनाव में भाजपा 27 में से 27 सीटें हार रही है। जनता इस बार के उपचुनावों में भाजपा को नकार देगी। आरएसएस सज्जन सिंह वर्मा यह दावा कि एक कथित सर्वेक्षण के आधार पर कह रहे हैं। कांग्रेस 27 में से 27 उपचुनाव जीत रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटें हैं। भाजपा के 3 बड़े नेता 3-4 दिनों से वहां डेरा डाले हुए हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। विशेष रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही में ग्वालियर के दौरे पर आए थे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी लगातार इलाके में डेरा डाले हुए हैं। इसके साथ ही विद्रोही नेताओं से मिलते भी रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार को पी चिदम्बरम की सलाह, कहा संकोच ना करें, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ले अधिक कर्ज। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मांग को प्रोत्साहित करने और देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए सरकार को अधिक उधार लेने का रविवार को सुझाव दिया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने धन जुटाने के कुछ उपाय भी सुझाए, जिनमें FRBM मानदंडों में ढील, विनिवेश में तेजी और वैश्विक बैंकों से धन उधार लेना शामिल है। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों के तहत उन्होंने राज्यों की माल एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के अलावा 50% गरीब परिवारों को नकद हस्तांतरित करने, उन्हें खादान देने और बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने की मांग की। उन्होंने ट्वीट किया, मांग व खपत को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे गरीब 50% परिवारों को कुछ नकदी हस्तांतरित करें। ऐसे सभी परिवारों को खादान दें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाएं। खादान भंडार का वस्तु के रूप में मजदूरी भुगतान में उपयोग करें। बड़े सार्वजनिक निर्माण कार्य शुरू करें। बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करें ताकि वे अधिक उधार दे सकें और राज्यों की जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान करें। चिदम्बरम ने कहा, इन सबों को पैसे की जरूरत होगी, कर्ज लें, संकोच ना करें। उन्होंने सुझाव दिया, धन जुटाने के कुछ ठोस कदम इस प्रकार के हो सकते हैं। FRBM के प्रावधानों को सरल करें और इस साल अधिक कर्ज उठाएं। विनिवेश को तेज करें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि की 6.5 अरब डॉलर की पेशकश का इस्तेमाल करें। अंतिम उपाय के तौर पर राजकोषीय घाटे का मौद्रीकरण करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का तंज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुद्दों पर बात करते हैं लेकिन गिरती अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दों पर चर्चा से इनकार कर देते हैं। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर आरोप लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट के लिए वह ईश्वर को दोष दे रही हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक आलेख में राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुद्दों पर बात करते हैं लेकिन गिरती अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दों पर चर्चा से इनकार कर देते हैं। सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के कारण नुकसान पहुंचा है, जो एक दैवीय आपदा है तथा वर्तमान वित्तीय स्थिति पर दबाव इसके कारण और बढ़ेगा। इसके जवाब में राउत ने लिखा, जब भगवान को ही दोषी करार दे दिया जाए तो फिर मुकदमा किस अदालत में चल सकता है। नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री इसके लिए सीधे सीधे ईश्वर को दोषी दे रही हैं। यह हिंदुत्व का अपमान है। यह किस तरह का हिंदुत्व है? राउत ने कहा, मंत्री की टिप्पणियां उस भारत
भारत के लिए उपयुक्त नहीं बैठती, जो अपने आप को उभरती आर्थिक महाशक्ति बताता है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के पहले से लड़खड़ा रही थी। राउत ने कहा, वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई और इसकी वजह मानवीय गलती एवं लापरवाह रवैया है। राउत ने लिखा, कोरोना वायरस महामारी और कमजोर अर्थव्यवस्था ईश्वर की इच्छा है तो फिर सरकार और सेना की जरूरत ही क्या है, ईश्वर सब देखेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का हमला, बोले युवाओं के गुस्से के तूफान से उखड़े बीजेपी के झूठे दावों के तंबू। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमलावर रही समाजवादी पार्टी ने अब युवा और छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मांग की है कि सरकार युवाओं, छात्रों, परीक्षार्थियों और अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित करे और इसके लिए यूथ चार्टर जारी करे। सपा सुप्रीमो ने कहा है कि युवाओं के गुस्से के तूफान से भारतीय जनता पार्टी के झूठे दावों के तंबू खड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि आज भाजपा के लोग जवान आक्रोश से बचने के लिए मुंह छिपाए बैठे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने एक और ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा है कि आज देश भर के युवाओं ने युवा और छात्र विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुटता की थाली पीट कर दिखा दिया है कि देश की आम जनता में भाजपा के खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने साथ ही भाजपा को निष्ठुर बताते हुए कहा कि सत्ताधारी दल के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक भी आज नैतिक रूप से शर्मिंदा हैं। सपा सुप्रीमो ने एक तस्वीर भी ट्वीट की है। इस तस्वीर में कुछ युवा थाली पीटते नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने यह ट्वीट #5 हैशटैग के साथ किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।